हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉलिटिकल फिलोसफर। फ्रेंड्स, आज की हमारी जो क्लास है वो मैकियावेली के ऊपर क्लास है और मैकियावेली के ऊपर यह अंतिम क्लास होने वाली है। ठीक है, इसमें हमें क्या क्या देखना है। इसमें हमें लियो स्ट्रॉस के विचारों को थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, लियो स्ट्रॉस एक परंपरावादी विचारक है, यानी ये कंजर्वेटिज्म थिंकर है और ये रूढ़िवादी विचारक भी है। ठीक है, तो इसके अनुसार आधुनिकता का आगमन कैसे होता है, आधुनिकता की तीन लहरों की बात करता है ये। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और इसके साथ साथ हम मैकियावेली के ऊपर कुछ कोटेशंस को देखेंगे। उन कोटेशंस में हमें क्या क्या चीजें स्टडी करनी है एक एक करके हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा एक बार हम पढ़ने से पहले कुछ चीजों को समझ लेते हैं पहले। जैसे हमें आज क्या देखना है, आज हमें देखना है लियो स्ट्रॉस को। ठीक है, यह क्या है, एक ट्रेडिशनल थिंकर है। ठीक है, यह क्या है, एक परंपरावादी विचारक है। ठीक है, एक तो यह शिकागो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहा है, पहली बात। शिकागो विश्वविद्यालय में क्या है, यह प्रोफेसर था। ठीक है, और लगभग इसने 20 सालों तक, ठीक है, 20 वर्षों तक यह शिकागो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे और इसके साथ में इसके एक साथी थे, डेविड ईस्टन। ठीक है, डेविड ईस्टन इसके साथी थे, लेकिन डेविड ईस्टन जो था वो व्यवहारवादी था, विज्ञान को मानता था वो। ठीक है, वैज्ञानिक तर्कों में विश्वास करता था। लेकिन वहीं पे जस्ट लियो स्ट्रॉस कैसा विचारक है, लियो स्ट्रॉस जो है वो परंपरावादी है, रूढ़िवादी विचारक है। ठीक है, तो कहने का मतलब है डेविड स्टन और लियो स्ट्रॉस दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो लियो स्ट्रॉस के संबंध में हमें एक चीजें इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, कि ये आधुनिकता की तीन लहरों की बात करता है। आधुनिकता की तीन लहर। ठीक है, द थ्री वेव्स ऑफ मॉडर्निटी। इसका एक लेख है ये। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लेख है। तो इसमें बताता है कुछ कैटेगराइजेशन करके कि प्रथम लहर आई, फिर सेकेंड वेव आया, दूसरी लहर आई आधुनिकता की, फिर वही थर्ड वेव आती है, तीसरी लहर आती है। ठीक है, जैसे हमने डेमोक्रेसी के बारे में देखा था कि लोकतंत्र की पहली लहर, दूसरी लहर और तीसरी लहर, तो ठीक इसी तरीके से इसने बताया कि आधुनिकता की तीन लहरें आती हैं, तीन लहरों के माध्यम से आधुनिकता का विकास होता है। ठीक है, इन तीन लहरों में एक एक करके हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। फिर इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, इसके बाद हम कुछ महत्वपूर्ण कथन को पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट कोटेशंस को पढ़ेंगे जो मैकियावेली के ऊपर कहे गए हैं। ठीक है, तो ये चीजें हम आज की क्लास में डिस्कस करके क्लास को एंड करेंगे और नेक्स्ट क्लास जो होगी वो हमारी हॉब्स के ऊपर होगी। ठीक है, तो इतनी चीजों को आज हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो आप लोग प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ठीक है, तो पहला हमारा पॉइंट क्या है, आधुनिकता की तीन लहरें लियो स्ट्रॉस ने दिया है। तो ये तीन एक चीजें आपको क्लियर करके रखनी है कि आधुनिकता की तीन लहरों के बारे में किसने बात की है, तो लियो स्ट्रॉस हैं, द थ्री वेव्स ऑफ मॉडर्निटी, लियो स्ट्रॉस। ठीक है, लियो स्ट्रॉस एक प्रसिद्ध राजनीतिक दार्शनिक थे। इनका जन्म जर्मनी में एक यहूदी परिवार में हुआ था। ठीक है, लियो स्ट्रॉस was a famous political philosopher. He was born in Jewish family in Germany. बाद में ये अमेरिका में जाके रहने लगे और 1949 से 1949 से 1969 तक 20 वर्षों तक, लगभग 20 साल तक अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में क्या थे, ये शिकागो विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के ये प्रोफेसर है। ठीक है, अब बताओ शिकागो विश्वविद्यालय के बारे में बताओ कि यह विश्वविद्यालय कैसा था, क्या इसमें शक्ति का अध्ययन किया गया,
क्या इसमें व्यवहारवाद का अध्ययन किया गया, है ना। कौन कौन से ऐसे थिंकर्स जो इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं वो शिकागो विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये 20 सालों तक अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में पॉलिटिकल साइंस के डिपार्टमेंट के प्रोफेसर थे। लियो स्ट्रॉस और डेविड ईस्टन शिकागो विश्वविद्यालय में एक ही डिपार्टमेंट में दोनों काम करते थे, लेकिन दोनों क्या थे, एक दूसरे के अपोजिट थे, ठीक है, बट बोथ वर द अपोजिट पोल्स, ठीक है। डेविड ईस्टन और लियो स्ट्रॉस दोनों क्या थे, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट थे। कैसे अपोजिट थे, आपने अभी स्टार्टिंग में ही समझ लिया कि लियो स्ट्रॉस कैसा था, लियो स्ट्रॉस परंपरावादी विचारक था, ठीक है, जबकि वहीं पर डेविड ईस्टन व्यवहारवादी व राजनीति को नए विज्ञान के रूप में देखना चाहता था, ठीक है। हालांकि जब आप कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ेंगे, तुलनात्मक राजनीति पढ़ेंगे, तो वहां पे आप व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद, ये सारी चीजों को एक एक करके यहाँ पे स्टडी करने वाले थे, ठीक है, स्टडी करेंगे वहां पे। लियो स्ट्रॉस वाज ए सपोर्टर ऑफ ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल फिलोसफी, while David Easton was a supporter of the behavioralism and new science of politics। लियो स्ट्रॉस का एक प्रसिद्ध लेख है थ्री वेव्स ऑफ मॉडर्निटी, 1975 के अंदर ये लेख लिखी गई थी, ठीक है। लियो स्ट्रॉस फेमस आर्टिकल द थ्री वेव्स ऑफ मॉडर्निटी इन 1975 में ये लेख लिखी गई, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि आधुनिकता की तीन लहरों की बात किसने की, ठीक है। तो लियो स्ट्रॉस की कुछ ये बुक्स हैं, इनको आप याद रख लें अगर याद रख पाए तो, अदरवाइज कोई इतनी जरूरी नहीं है, अगर नहीं याद होता है तो इसके लिए आप ज्यादा पैनिक ना हो, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी 1963 में लिखी गई, थॉट्स ऑन मैकियावेली 1958 में लिखी गई, व्हाट इज पॉलिटिकल फिलोसफी 1957 में लिखी गई, स्टडीज इन प्लेटोनिक पॉलिटिकल फिलोसफी 1973 में लिखी गई है बुक, ठीक है। लियो स्ट्रॉस एक परंपरावादी विचारक है या कह लें रूढ़िवादी विचारक है। परंपरावादी, रूढ़िवादी वे विचारक कहलाते हैं जो मान्यताओं में, परंपराओं में, रूढ़ियों में, प्रथाओं में, इन सब चीजों में क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। तो ऐसे विचारकों को हम परंपरावादी विचारक कहते हैं या ट्रेडिशनल थिंकर कहते हैं, जो अब परंपराओं में, जो ट्रेडिशनल्स में, इन सब चीजों में जो अब तक विश्वास करते हुए चले आए, ये कभी भी नई चीजों को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। नई चीजों को अपनाने में इनका विश्वास नहीं होता, ये पुरानी और आजमाई हुई चीजों में परंपरावादी विचारक विश्वास करते हैं। इतनी चीजें आपको सीखनी है। अगर आपने रूढ़िवाद या परंपरावाद का टॉपिक आपने अगर नहीं देखा है तो आप पॉलिटिकल थ्योरी की मेरी प्लेलिस्ट है, उसमें आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा, आप जाके वहां से देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आधुनिकता की तीन लहरें, लियो स्ट्रॉस जो अपना एक लेख लिखता है 1975 के अंदर, उसमें बताता है कि पहली लहर आई, दूसरी लहर आई और तीसरी लहर आई, ठीक है। आधुनिकता की पहली लहर में क्या क्या चीजें आती हैं, इसमें उदारवाद का आगमन होता है, यानी उदारवाद का उदय होता है। अब आपके सामने क्वेश्चन है कि उदारवाद की क्या क्या मान्यताएं हैं, उदारवाद किन किन चीजों में विश्वास करता है ना। फिर दूसरी, पहली लहर में क्या दूसरी बात आई, पहली लहर में उदारवाद का आगमन होता है, फिर पहली लहर में प्रकृति के ऊपर नियंत्रण स्थापित कर लिया जाता है, ठीक है। फिर इस लहर के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, पहली लहर के प्रवर्तक मैकियावेली और फ्रांसिस बेकन को माना जाता है। लेकिन अगर बात की जाए इसके मुख्य दार्शनिक कौन थे, तो हॉब्स, ठीक है, क्योंकि हॉब्स के विचारों से पहली बार व्यक्ति के अधिकार, उदारवाद की झलक पहली बार हॉब्स के विचारों में देखने को हमें मिलती है, ठीक है। और इसके अन्य दार्शनिक जो थे, लॉक थे, जॉन स्टुअर्ट मिल थे, ठीक है। अराइवल ऑफ द लिबरलिज्म, कंट्रोल ओवर द नेचर और फाउंडेटर्स ऑफ दिस वेव्स मैकियावेली है एंड फ्रांसिस बेकन है। मेन फिलोसफर इसके हॉब्स हैं एंड अदर फिलोसफर्स में लॉक आते हैं एंड जेस मिलाते हैं, ठीक है। ये तो पहली लहर की बात है कि आधुनिकता की पहली लहर कैसे आती है, क्या क्या चीजें आधुनिकता की पहली लहर में होती है, ऐसी बातें लियो स्ट्रॉस बताता है, ठीक है, कि ये पहली लहर है आधुनिकता की और यहाँ पे ये चीजें पहली लहर में आई हुई हैं। तो इतनी आपको याद नहीं रखनी कि पहली लहर में क्या क्या आई हैं, दूसरी लहर में क्या क्या आई हैं। अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो इतनी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस आपको केवल इतना याद रखना है कि आधुनिकता की तीन लहरों की बात किसने की, तो लियो स्ट्रॉस ने की। थ्री वेव्स ऑफ मॉडर्निटी इनकी एक लेख है जिसमें 1975 में ये लिखी गई, ठीक है।
फिर दूसरी लहर कह रहा है कि आधुनिकता की दूसरी लहर आती है जिसमें समाजवाद और साम्यवाद का आगमन होता है। इसमें व्यक्ति के ऊपर नियंत्रण स्थापित कर लिया जाता है। फिर इसमें इस लहर के मुख्य प्रवर्तकों में रूसो माने जाते हैं। रूसो समुदायवाद के मेन समर्थकों में आते हैं, ठीक है। फिर अन्य दार्शनिक जो है इसमें कार्ल मार्क्स आता है। कार्ल मार्क्स के विचारों से ही मुख्यतः साम्यवाद और समाजवाद का सिद्धांत जोड़ करके देखा जाता है, ठीक है। फिर इसमें अराइवल ऑफ द सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म, कंट्रोल ओवर द इंडिविजुअल्स, रूसो इज कंसिडर्ड द मेन प्रमोटर ऑफ दिस वेव। अदर फिलोसफर्स इसमें है कार्ल मार्क्स, ठीक है। तो ये दूसरी लहर की बात है, आधुनिकता की दूसरी लहर में समाजवाद और साम्यवाद आया है, ठीक है। तो इतना अगर नॉर्मली क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में तो इतना ही क्वेश्चन पूछेगा कि जो अगर बहुत डीप में क्वेश्चन पूछेगा तो ये पूछेगा कि लियो स्ट्रॉस ने जो आधुनिकता की तीसरी लहर की 3 लहरों की बात की है, तो दूसरी लहर में उसने सेकेंड वेव में क्या बताया है, तो समाजवाद और साम्यवाद के बारे में उसने बात की है, ठीक है। फिर थर्ड वेव में इसने बताया है, थर्ड वेव में इसने कहा कि फासिज्म का आगमन हो जाता है, ठीक है, अराइवल ऑफ द फासिज्म आ जाता है। फिर व्यक्ति की प्रकृति पर नियंत्रण स्थापित कर लिया जाता है, व्यक्ति के ऊपर कंट्रोल हो जाता है। फिर इसमें राज्य का महत्व बढ़ जाता है, ठीक है। इसके मुख्य दार्शनिक फ्रेडरिक नीत्शे हैं। नीत्शे ने कौन सा विचार दिया है, एक महामानव का विचार दिया, ठीक है। जब हम और थिंकर्स पढ़ेंगे नीत्शे को आगे देखेंगे ये नीत्शे का महामानव का विचार क्या है, क्योंकि वीडियो अभी यहां पे समझने वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। अराइवल ऑफ द फासिज्म, कंट्रोल ओवर द नेचर ऑफ द मेन फिलोसोफर फ्रेडरिक नीत्शे। तो ये आधुनिकता की 3 लहरें हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप चाहें तो शॉर्ट में इसका नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशंस और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं कि सर अभी आप तक आपने पढ़ा दिया सब कुछ, है ना, कोटेशंस तो आपने बताया नहीं, कुछ ऐसी चीजें आपने नहीं बताई जो मैकियावेली के ऊपर अभी तक कही गई हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज क्लियर करा दूं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए कॉन्सेप्ट को समझना, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, मैकियावेली के विचारों को आपने समझ लिया, मैकियावेली के मानव स्वभाव के ऊपर समझ लिया, मैकियावेली ने जो राज्य के ऊपर विचार दिए हैं, जो प्रिंस के ऊपर विचार दिए हैं, जो शासन कला के ऊपर विचार दिए हैं, तो क्वेश्चन वहां से ज्यादा पूछाता है। ऐसे कोटेशंस वाले क्वेश्चन छोटे छोटे एग्जाम में पूछता है, लाइक टीजीटी का एग्जाम, पीजीटी का एग्जाम या DT+B के एग्जाम में पूछता है। नेट के पेपर में कोटेशंस बहुत कम पूछे जाते हैं, मुश्किल से 100 क्वेश्चन में से 4 से 5 कोटेशंस आते हैं, ठीक है। उसमें से आपको 1-2 तो पता ही होते हैं, क्योंकि वो ज्यादातर या तो अरिस्टोटल पे होते हैं या फिर और अदर थिंकर्स पे होंगे, वो आपको इजीली आ जाते हैं, ठीक है। बट कुछ कोटेशंस ऐसे होते हैं जो आपको नहीं आते हैं, तो उनके लिए आपको परेशान नहीं होना है, आप उसको बस एक सरसरी निगाह में पढ़ते रहेंगे, देखते रहेंगे, तो चीजें आपको अपने आप क्लियर होती जाएंगी। तो कोटेशंस के पीछे आप इतना ज्यादा रटने की कोशिश ना करें। मैं तो यही मेरा एक सलाह है और मेरा पर्सनल सजेशन यही है, क्योंकि मैंने कभी भी आज तक कोटेशंस को रटा नहीं है, कभी बुक्स को नहीं रटा है। हाँ, ये चीज है कि जो इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्जाम में पूछे गए हैं, आप उनको PYQ के थ्रू आप याद कर सकते हैं, वो एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। फिर डनिंग ने मैकियावेली को अपने युग का शिशु कहा है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है कि मैकियावेली को अपने युग का शिशु किसने बोला है, तो डनिंग ने बोला है। देखिए, डनिंग ने बोला है मैकियावेली को, तो जितना भी थिंकर होता है, ठीक है, जितने भी विचारक होंगे, जितने भी थिंकर्स होते हैं, वे सभी अपने एज के क्या होते हैं, चाइल्ड होते हैं या अपने युग के शिशु होते हैं, क्योंकि उनके एज के समय पे क्या होता है, उनके टाइम पे जो समाज की स्थिति होती है, जो समाज में जो चीजें चल रही होती हैं, वो थिंकर उस चीज से प्रभावित होता है, इसीलिए उसको बोलाता है कि वह अपने युग का क्या है, शिशु है, ठीक है। एवं प्रथम वास्तविक राजनीतिक विचारक भी माना जाता है। डनिंग हैज कॉल्ड मैकियावेली द चाइल्ड ऑफ हिज एज एंड ऑल्सो कंसिडर्ड हिम द फर्स्ट रियल पॉलिटिकल थिंकर। डनिंग ने मैकियावेली को वह प्रथम विचारक कहा जिसने मध्य युग व आधुनिक युग के मध्य क्या किया है, इसने संबंध में विच्छेद किया है। यानी डनिंग ने बोला मैकियावेली को कि मैकियावेली एक ऐसा विचारक है जिसने आधुनिक युग को अलग किया और मध्यकाल के युग को अलग किया, ठीक है। मिडिल एज और मॉडर्न एज को
अलग करने वाला विचारक कौन है? मैकियावेली है, ऐसा डनिंग बोलता है। डनिंग कॉल्ड मैकियावेली द फर्स्ट थिंकर हु ब्रोक द कनेक्शन बिटवीन द मिडल एज एंड द मॉडर्न एज। ठीक है, डनिंग के अनुसार अगला स्टेटमेंट देखिए। डनिंग के अनुसार मैकियावेली राजनीति में अनैतिक नहीं है बल्कि धर्म व नैतिकता से उदासीन है। तो ये कोटेशंस कभी कभी एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डनिंग मैकियावेली इज नॉट इमोरल इन पॉलिटिक्स बट इज डिफरेंट टू रिलीजियन एंड मोरलिटी। ठीक है, मैकियावेली के लिए डनिंग ने बोला कि मैकियावेली राजनीति में अनैतिक नहीं है बल्कि वह धर्म और नैतिकता से क्या है? अलग है। ये बात डनिंग मैकियावेली के लिए बोल रहा है। फिर आगे देखिए, मॉन्टेस्क्यू ने मैकियावेली को आजादी का प्रेमी माना है। ठीक है, तो ये कोटेशंस आपको याद रख पाए तो रखें, अदरवाइज आपकी मर्जी जैसे आप इसको याद रखें। ठीक है, मॉन्टेस्क्यू कंसिडर्ड मैकियावेली अ लवर ऑफ द फ्रीडम। जेंटाइल है थिंकर, उन्होंने उसे निरंकुशता के बजाय लोकतांत्रिक सरकार का समर्थक माना है। किसको? मैकियावेली को। ठीक है, जेंटाइल ने मैकियावेली को निरंकुशता के बजाय लोकतांत्रिक सरकार का समर्थक माना है। हेरोल्ड लास्की कहता है कि संपूर्ण पुनर्जागरण मैकियावेली में ही है। ठीक है, हेरोल्ड लास्की is of the opinion that the entire Renaissance lies in the Machiavelli। क्रोचे ने मार्क्स को सर्वहारा का मैकियावेलीवाद कहा है। तो ये स्टेटमेंट आप याद रखेंगे। क्रोचे डिस्क्राइब्स मार्क्स एज अ मैकियावेली ऑफ द प्रोलिटरेट। सेबाइन ने मैकियावेली को युग परिवर्तन का शिशु कहा है। जो कोटेशंस हैं जो इंपॉर्टेंट हैं मैंने उनको बोल्ड करके लिख दिया है या तो उनको रेड करके लिख दिया है। ठीक है, सेबाइन हैज कॉल्ड मैकियावेली द चाइल्ड ऑफ द चेंज ऑफ द एरा। ठीक है, W.T. जोन्स ने उसे पुनर्जागरण का शिशु माना है। W.T. जोन्स हैज कॉल्ड हिम द चाइल्ड ऑफ द रेनेसा। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमने कोटेशंस के थ्रू पढ़ लिया है और कुछ चीजों को हम एज इट इज सीखने की कोशिश करेंगे और चीजों को सीखने के थ्रू जैसे हम और चीजें क्लियर करते चलेंगे। जैसे देखो कि यहाँ पे अरस्तु के बाद मैकियावेली ही सबसे पहला राजनीतिक विचारक है जिसने राज्य की महत्वपूर्ण स्थिति का वर्णन किया है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन क्या होते हैं? कथन और कारण में आ जाते हैं। ठीक है, आफ्टर अरिस्टोटल मैकियावेली इज द फर्स्ट पॉलिटिकल थिंकर हु हैज डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंट पोजीशन ऑफ द स्टेट। अब ऐसा महत्वपूर्ण वर्णन राज्य के बारे में मैकियावेली ने क्यों किया है, ये सब चीजें आप ऊपर पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसी का एक ब्रीफिंग है ये। अगर आपको याद दिला दूं, मैकियावेली ने राज्य के ऊपर ज्यादा फोकस इसलिए किया क्योंकि अभी तक मैकियावेली ने मध्य युग की जो परंपराएं विद्यमान थी, मध्य युग में चर्च का प्रभाव बना हुआ था, पोप की निरंकुशता बनी हुई थी, धर्म का प्रभाव बना हुआ था, रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, इन सब चीजों का मध्य युग में प्रभाव बना हुआ था और राज्य और सरकार की स्थिति बिल्कुल निम्न थी। इसीलिए मैकियावेली ने राज्य और राजतंत्र को आगे बढ़ाने की बात की और राज्य के अंदर ही सारी संस्थाओं को उसने समेट दिया। ठीक है, यानी मैकियावेली ने राज्य को सर्वोपरि स्थान दिया, राज्य को ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया, राज्य के नीचे ही चर्च, पोप, धर्म, ये सारी चीजें उसने ला दी। उसके अनुसार राज्य एक ऐसी सर्वोपरि संस्था है, मैकियावेली के अनुसार। ठीक है, उसके अनुसार का तात्पर्य है मैकियावेली के अकॉर्डिंग राज्य एक ऐसी सर्वोपरि संस्था है जिसकी अधीनता में ही अन्य सारी संस्थाएं व संगठन फल फूल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू मैकियावेली, द स्टेट इज सच ए सुप्रीम इंस्टीट्यूशन अंडर whose subordination all other institutions and organizations can flourish। ठीक है, तो मैकियावेली ने स्टेट को एकदम सुप्रीम लेवल पर रखा। स्टेट को सुप्रीम रखने के पीछे उसके बहुत सारे रीजंस थे क्योंकि वह मध्यकाल की या मिडिल एज की परंपराओं को वह देख चुका था। मिडिल एज में क्या क्या चीजें चल रही थी उनको वह देख चुका था और उन चीजों से वह प्रभावित हुआ, जिसके अकॉर्डिंग उसने क्या किया, फिर राज्य को उसने, स्टेट को उसने सुप्रीम लेवल पर ला दिया। ठीक है, अब देखिए मैक्सी का स्टेटमेंट क्या है। मैक्सी ने मैकियावेली को यथार्थवादी राजनीति का देवदूत कहा है। मैक्सी हैज कॉल्ड मैकियावेली द एंजल ऑफ रियलिस्टिक पॉलिटिक्स। आगे देखिए, धर्म व नैतिकता के संबंधी विचारों के कारण मैकियावेली को लियो स्ट्रॉस ने बुराई का शिक्षक बताया और सेबाइन ने उसे अनैतिक बताया।
ठीक है। तो कभी कभी यहां से मैचिंग के लिए आता है कि निम्नलिखित में से मैकियावेली को किसने बुराई का शिक्षक कहा और उसे किसने अनैतिक दार्शनिक बताया या अनैतिक बताया, ठीक है। तो मैकियावेली और लियस स्ट्रॉस और सेबाइन ने ऐसा बोला। फिर विलियम शेक्सपियर हैं, इन्होंने कहा कि इन्होंने मैकियावेली को हत्यारा मैकियावेली कहकर संबोधित किया है, ठीक है। मर्डर मैकियावेली इन्होंने कहा है। फिर देखिए ग्रामसी आगे आता है थिंकर एक। ग्रामसी कैसा विचारक है? 9 मार्क्सवादी विचारक है। आगे देखते हैं। ग्रामसी का कहना है कि द प्रिंस के बारे में मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यह एक व्यवस्थित नहीं बल्कि एक क्या है, जीवित रचना है, ठीक है। मैकियावेली ने प्रिंस को क्या बोला, ग्रामसी ने प्रिंस को क्या बोला कि यह एक क्या है, जीवित रचना है उसकी, ठीक है। ग्रामसी आर्ग्यूज दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट द प्रिंस किसकी बुक है? मैकियावेली की है, ठीक है। प्रिंस इज दैट इट इज नॉट अ सिस्टमैटिक वर्क बट अ लिविंग वर्क, ठीक है। यानी मैकियावेली की जो प्रिंस है उस प्रिंस की प्रशंसा ग्रामसी कर रहा है। अब आपके लिए क्वेश्चन है, मैकियावेली की कौन सी बुक है जो प्रिंस से ही जुड़ी हुई है, ठीक है। मैकियावेली ने नैतिकता को राजनीति से पृथक करने के ग्रामसी ने नैतिकता को राजनीति से पृथक करने के कारण मैकियावेली के प्रयासों की क्या है, प्रशंसा की है, ठीक है। यानी जो नैतिकता और राजनीति को अलग किया है मैकियावेली ने, तो ग्रामसी ने मैकियावेली के इस प्रयास की प्रशंसा की है। ग्रामसी प्राइजेस मैकियावेलीज एफर्ट टू सेपरेट मोरालिटी फ्रॉम द पॉलिटिक्स, ठीक है। ग्रामसी ने मैकियावेली के इस सिद्धांत के राजनीतिक पहलू के महत्व का विश्लेषण किया है। ग्रामसी एनालाइजेज द इंपॉर्टेंस ऑफ द पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ मैकियावेलीज थ्योरी। अब देखिए किस उद्देश्य के लिए, यानी मैकियावेली ने जो राजनीति का और धर्म से पृथक्करण किया है, इस उद्देश्य के लिए ग्रामसी ने क्या किया है, मैकियावेली के इस उद्देश्य का विश्लेषण किया है। और ग्रामसी ने मैकियावेली से प्रभावित होकर के उसने एक बुक लिखी। कौन सी बुक? द मॉडर्न प्रिंस लिखा, जो कि कंप्लीट नहीं रहा, ये अपूर्ण रहा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, द मॉडर्न प्रिंस, ठीक है। द मॉडर्न प्रिंस। फॉर दिस पर्पज ही रोट द मॉडर्न प्रिंस विच रिमेन्ड इनकम्प्लीटेड, ठीक है, विच रिमेन्ड इनकम्प्लीट। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि मैकियावेली के प्रिंस से प्रभावित होकर के ग्रामसी ने एक बुक लिखी, द मॉडर्न प्रिंस, ठीक है, जो कि द मॉडर्न प्रिंस सक्सेसफुल नहीं रही, कंप्लीट नहीं हो पाई, ठीक है। अब देखिए मैकियावेली से प्रभावित होते हुए ग्रामसी ने अपनी एक रचना लिखी, द प्रिजन नोटबुक, ठीक है। इसकी 2 इंपॉर्टेंट बुक ज्यादा याद रखना आप, एक तो द मॉडर्न प्रिंस, दूसरी है प्रिजन नोटबुक। दो बुक जो है ग्रामसी की मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द प्रिजन नोटबुक में इसने यह विचार स्थापित किया कि आधुनिक युग में नया प्रिंस व्यक्ति नहीं होगा बल्कि राजनीतिक दल होगा जो नए प्रकार का राज्य स्थापित करेगा, ठीक है। तो इसने आधुनिक प्रिंस की बात किस बुक में की है? द प्रिजन नोटबुक में, ठीक है। द प्रिजन नोटबुक में इसने यह बताया कि जो आधुनिक युग में एक प्रिंस आएगा, एक राजा आएगा, जो शासक आएगा, ठीक है, वो व्यक्ति नहीं होगा बल्कि राजनीतिक दल होगा, ठीक है। राजनीतिक दल होगा जो नए प्रकार के राज्य की स्थापना करेगा। अगर आपने ग्रामसी नहीं पढ़ा तो ग्रामसी को आप डिटेल में पढ़ने के लिए प्लीज मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। मेरी पॉलिटिकल थ्योरी की प्लेलिस्ट जो बनी हुई है उसमें आप समाजवाद को पढ़ेंगे तो समाजवाद में ग्रामसी के विचारों को आप देखेंगे, ठीक है। नियो मार्क्सिज्म या मार्क्सिज्म, उन सब में आपको यहाँ पे ग्रामसी के कंप्लीट आइडियाज आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। मैकियावेली शाश्वत कानून एवं प्राकृतिक कानून का क्या है? विरोधी है। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। मैकियावेली ने
शाश्वत कानून और प्राकृतिक कानूनों का क्या किया है, विरोध किया है। और मैकियावेली ने समर्थन किसका दिया है, केवल नागरिक कानून यानी कि सिविल लॉ को इसने एक्सेप्ट किया है। अब यहां से क्वेश्चन बनाएगा एग्जामिनर तो आपके लिए थोड़ी सी मुश्किलें हो सकती हैं, तो इसलिए आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपना चलते रहें आगे। मैकियावेली इज अपोज द eternal law and natural law and accepts the existence of only the civil law। इसने केवल सिविल लॉ को क्या किया है, एक्सेप्ट किया है, बाकी सारे टाइप्स के लॉ को इसने नकार दिया है। क्यों नकारा है, इसके पीछे क्या है कि प्राकृतिक कानून, दैवीय कानून, ईश्वरीय कानून, ये सब कब थे, ये सब मध्यकाल में विद्यमान परंपराएं थी। इसीलिए मैकियावेली ने मध्यकाल की परंपराओं को नकारा, क्योंकि मध्यकाल में राज्य का अस्तित्व, पोप का प्रभाव, राज्य का अस्तित्व बिल्कुल कम हो चुका था और पोप का प्रभाव, धर्म का प्रभाव ज्यादा बढ़ चुका था। तो इसीलिए मैकियावेली ने क्या किया कि उसने शाश्वत कानून, प्राकृतिक कानून, दैवीय कानून, इन सब कानूनों को न मानते हुए केवल राज्य के द्वारा निर्मित कानूनों को माना, जो नागरिक कानून होगा, ठीक है, जो सिविल लॉ होगा, उसके महत्व को माना और राज्य के अस्तित्व को इसने बढ़ाने का प्रयास किया। मैकियावेली का मत है कि कानून को बल पर आधारित किया जाना चाहिए, ठीक है। हीगल मैकियावेली को, अब देखो यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं, हीगल मैकियावेली को मैन ऑफ जीनियस कहते हुए द प्रिंस की तारीफ करता है। हीगल प्रेजेस द प्रिंस कॉलिंग मैकियावेली अ मैन ऑफ जीनियस। मैकियावेली ने अपने आदर्श राज्य को क्या बोला है, कॉमनवेल्थ कहा है। ये चीज आप पहले भी पढ़ चुके हैं, तो उसी का ये समराइज वे है, ठीक है। मैकियावेली कॉल्ड हिज आइडल स्टेट अ कॉमनवेल्थ। मैकियावेली प्रोपाउंडेड द फर्स्ट जनरल थ्योरी ऑफ द कंस्पिरेसी इन द वेस्ट। मैकियावेली को पश्चिम के संबंध में अगर देखा जाए, वेस्टर्न थिंकर्स में देखा जाए, तो मैकियावेली ने सबसे पहले कॉन्स्पिरेसी का थियरी दिया है, ठीक है। मैकियावेली ने षड्यंत्र संबंधी पश्चिम का प्रथम सिद्धांत इसने प्रतिपादित किया। मैकियावेली ने आर्ट ऑफ वॉर में षड्यंत्र को फौजी युद्ध का दर्जा इसने दिया, ठीक है। मैकियावेली ने षड्यंत्र की बात किस बुक में अपनी करी है, तो द आर्ट ऑफ वॉर में की है, ठीक है। द आर्ट ऑफ वॉर में मैकियावेली ने कॉन्स्पिरेसी के बारे में बताया कि कॉन्स्पिरेसी कैसे करनी चाहिए, एक शासक के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए कॉन्स्पिरेसी को लेकर के, ठीक है। बट अगर क्वेश्चन पूछे कि शासन कला के ऊपर उसने किस पुस्तक में लिखा है, तो शासन कला के ऊपर उसने द प्रिंस में लिखा है। द प्रिंस की बुक में उसने लिखा कि शासन कला कैसे करनी चाहिए, एक राजा को शासन चलाने के लिए किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे कि मैकियावेली ने षड्यंत्र संबंधी विचार जो दिए हैं, कॉन्स्पिरेसी संबंधी जो आइडियाज दिए हैं, वो किस बुक में दिए हैं, तो द आर्ट ऑफ वॉर में दिया है मैकियावेली ने। ठीक है, तो ये वीडियो आज यहीं पे कंप्लीट होगी और ये फाइनल कंप्लीट वीडियो है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, क्विंटन स्किनर ने मैकियावेली को 17वीं सदी के नव रोमनवादियों का बौद्धिक धर्म पिता कहा है। क्विंटन स्किनर हैज कॉल्ड मैकियावेली द इंटेलेक्चुअल गॉडफादर ऑफ द नियो रोमनिस्ट ऑफ द 17th सेंचुरी। सेबाइन ने बोला, पुनरुत्थान की भावना सर्वाधिक प्रखर रूप में मैकियावेली के चिंतन में अभिव्यक्त हुई थी, ठीक है। सेबाइन कहता है, द स्पिरिट ऑफ रिवाइवलिज्म was expressed most strongly in Machiavelli's thought। फॉस्टर कह रहा है कि राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र में मैकियावेली पुनर्जागरण का प्रतिनिधि है। फॉस्टर के अकॉर्डिंग, इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी मैकियावेली रिप्रेजेंट्स द रेनेसा। कैटलिन कहते हैं, कैटलिन राजनीति विज्ञान में शक्ति विज्ञान के अध्ययन से जुड़े हुए हैं, शक्ति के अध्ययन से, ठीक है। जब हम पॉलिटिकल साइंस में, जब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो इंडियन पॉलिटिकल थॉट को लेकर होगा। उसके बाद हम देखेंगे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स,
ठीक है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में आप देखेंगे शक्ति के अध्ययन की बात करते हैं वहां पे। कैटलिन कह रहे हैं कि मैकियावेली प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक था, ठीक है। मैकियावेली प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक था, किसके अकॉर्डिंग है? अकॉर्डिंग टू कैटलिन, ठीक है। मैकियावेली वाज द फर्स्ट पॉलिटिकल साइंटिस्ट। तो ये हमारी वीडियो आज यहाँ पे मैकियावेली को लेकर के फाइनली कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट वीडियो हमारी जो होगी वो हॉब्स के ऊपर बनेगी, ठीक है। फिर आगे वीडियो कंप्लीट चलता रहेगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, चैनल अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें, क्योंकि कमेंट करने से थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ता है। तो चीज़ें ये होती है कि चलो बच्चों के लिए आगे चीज़ें और अच्छी तरीके से बनाया जाए और मेहनत की जाए। अदरवाइज मैं भी क्या करता, मैं भी जो ये देखो लगभग ये 94 पेज का पीडीएफ मैंने बनाया है इसे, ठीक है। 94 पेज का पीडीएफ का मतलब है कि इसमें सारी चीज़ें A to Z कवर है, ठीक है। इसके बाहर कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ, इस आ सकता है एग्जाम में, ऐसा नहीं कहता कि इसके बाहर एग्जाम में नहीं आ सकता, बट मैंने मोस्टली चीज़ें लगभग सभी चीज़ें कवर की हैं। और कुछ चीज़ें जो छूटेंगी वो मैं आपको जब टेस्ट सीरीज करवाऊंगा मैकियावेली के ऊपर, ठीक है, टेस्ट सीरीज में वो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। ये बात ध्यान रखना, जो चीज़ें इस पीपीटी के थ्रू छूट गई हैं उन चीज़ों को हम क्या करेंगे, टेस्ट सीरीज के थ्रू कवर करेंगे। और टेस्ट सीरीज भी जल्दी स्टार्ट करूंगा। तब तक आप लोग अभी अपने जो एग्ज़ाम की 4 तारीख को जो आपका सितंबर में एग्ज़ाम होगा, ठीक है, तो उसके लिए आप प्रिपरेशन अपनी जारी रखें। और चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और कमेंट जरूर करें, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।